अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब खुर्रम चुगताई, एडवोकेट हैं। इनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद है कि गुज़िश्ता रोज़ फैज़ाबाद धरना केस में जो नज़रसानी दरख्वास्तें थीं, उन दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस तहरीरी हुक्मनामे में बहुत सारी चीज़ें हैं और बिलखसूस जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा बॉदर किया, आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये सवाल बड़ा बार बार ये पूछा गया था कि आखिर इतने अरसे तक 5 साल तक ये, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उसमें नज़रसानी दरख्वास्तें जो हैं वो फौरी तौर के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर होनी चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भी मैनिपुलेट किया जाता रहा था। तो कल तो उन्होंने सिर्फ रिमार्क्स दिए थे, लेकिन आज जो अपना ये तहरीरी हुक्म है उसके अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है और उसकी वजह भी है। और इसमें लिखा है कि जब हमने रजिस्ट्रार ऑफिस से कहा कि वो हमें बताए कि ये मुकदमा 5 साल तक क्यों नहीं लगता रहा, तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया, जो कि रिपोर्ट है वो सबमिट की गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है, द एडिशनल रजिस्ट्रार फिक्सचर एंड द एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैव जॉइंटली रिपोर्टेड एज अंडर। क्या कहा कि it is pertinent to mention here that usually the review petitions are fixed on priority before the same bench or in which at least the honorable author judge is a member। यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस ये जवाब दे रहा है कि अमूमी तौर के ऊपर जो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं वो तरजीही बुनियादों पर फिक्स की जाती हैं और वो बेंच के अंदर या तो ऑथर जज हो या वो सेम बेंच जो है वो उसको सुने। Furthermore, previously important cases used to be fixed before the Honorable Court after approval of former Honorable Chief Justices। रजिस्ट्रार ऑफिस ये कह रहा है कि जनाब जो माजी के अंदर रवायत ये रही कि जो अहम मुकदमात होते थे वो साबका चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद जो है वो समाअत में के लिए मुकर्रर किए जाते थे। यानी चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी कि कोई केस फिक्स करे, कोई केस ना फिक्स करे। अब ये बड़ा अहम सवाल है और काजी फ़ाइज़ साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी यही बात उठाते रहे और फिर गुज़िश्ता भी यही कि किस तरह से सिस्टम मैनिपुलेट किया जा रहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट को बाहर से कंट्रोल किया जा रहा था और ये क्या बात हुई कि मेरी मर्ज़ी में मुकदमा लगाऊं, मेरी मर्ज़ी में मुकदमा ना लगाऊं, ये मर्ज़ी कहाँ से आ गई है। तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रार ऑफिस तहरीरी तौर पर दे रहा है कि जनाब साबका चीफ जस्टिस के दौर के अंदर ये रवायत थी कि जब तक वो इसकी मंजूरी नहीं देते थे मुकदमा, अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता था। यानी मेरी मर्जी वाला सुप्रीम कोर्ट था। आगे वो लिखते हैं कि रिकॉर्ड शोज दैट CRP 266 2019 ETC वर एडेड इन ड्राफ्ट ऑफ फाइनल कॉज लिस्ट नंबर 17 2019। यानी कि ये जो एक मुजवज़ा कॉज लिस्ट आती है उसके अंदर जो है वो जो कॉज लिस्ट नंबर 17 2019 थी, वो पहली मरतबा 25/4/2019 को 1:12 पर जो है CFM's report is attached at flag. However, the same were removed from the draft list on 25/4/2019। यानी 1:12 पर जो ये केसेस मुजवज़ा मुकर्रर करने थे ये पेश किए गए और फिर जो है वो अगले दिन 25 तारीख को ही 5:06 पर उस वक्त के चीफ जस्टिस की हिदायत पर यह कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया। मज़ीद ऑर्डर में ये लिखा गया, अब उसमें 2019 में जो चीफ जस्टिस थे वो तो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा थे। एंड फर्दर दैट, और इस हुक्म में मज़ीद ये कहा गया है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस की रिपोर्ट को रिप्रोड्यूस करते हुए कि इट इज़ ऑल्सो वर्थ मैंशनिंग दैट द सेड केसेस वर ऑल्सो रिपीटेडली मैंशनड इन लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस प्रेजेंटेड टू फॉर्मर ऑनरेबल चीफ जस्टिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। However, these cases remained pending in office due to the reason that there were no direction from the then Honorable Chief Justices for fixation of the cases.
यानी कि ये इतने अहम मुकदमात थे जिसके ऊपर इतनी सारी नज़रसानी की हुकूमतों की तरफ से दरख्वास्तें आई हुई थी, और फिर उसके बावजूद ये कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने पुटअप किया, लेकिन साबका चीफ जस्टिस 2019 के बाद से आने वाले आसिफ सईद खोसा, गुलजार अहमद साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल, इन तमाम ने इन मुकदमात को फिक्स करने की कोई डायरेक्शन ही नहीं दी। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है चुगताई साहब कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं वो मुकदमात की फिक्सेशन के हवाले से कुछ और कहते हैं, लेकिन कोई मुकदमा हम जल्दी लगा दें, कोई ना लगा दें, ये क्या इंसाफ है? शुक्रिया क्यूम साहब, ये जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में जब हमने गुफ्तगू की थी तो हमने यही बात की थी कि उसके ऑब्जेक्ट एंड पर्पसेस में ये लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट में फिक्सेशन का प्रोसेस है उसके अंदर इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं। बार काउंसिल की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी डिफरेंट टाइम्स पे ये कहा जाता रहा कि फिक्सेशन को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए, ना कि ये किसी एक इंडिविजुअल की। ये इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार नहीं है। जस्टिस डिलाइड ये तो बिल्कुल एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अगला जो पैराग्राफ पढ़ते हैं ये तो रिपोर्ट है रजिस्ट्रार के जो कमेंट्स हैं, और उसके ऊपर बेहतर कि आपने मुझे बता दिया है। जो पैराग्राफ तो मैं ये 7 है वो बहुत सीरियस है। वो अच्छा वो मैं पढ़ देता हूँ। देखें, अदालत ये कहती है इस रिपोर्ट के बाद कि विद ह्यूमिलिटी एंड सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो, this court acknowledges the manipulation resorted to in the Supreme Court by not fixing the said petitions and applications. The Supreme Court endeavors to regain the confidence of the people by acknowledging this and will be demonstrating that the mistakes of the past will not be repeated. Truth sets one free and makes institutions strong. The people of Pakistan deserves nothing less. सुप्रीम कोर्ट में ये कह रही है कि अब हम ये इतराफ़ करते हैं, हम अपनी इस गलती का इतराफ़ करते हैं मैनिपुलेशन कि मुकदमात के हवाले से जोड़ तोड़ किया जाता, मैनिपुलेट किए जाते रहे, केड़ा लगना है केड़ा नहीं लगना। तो ये जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं उन ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ऊपर क्या है इसका इम्पैक्ट? मेरी राय में तो ये एक बहुत सीरियस स्ट्रक्चर है और ये रिमार्क्स जो हैं इनके बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट्स होंगे। तो अब इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है मुख्तलिफ ऑर्डर्स पे, और आगे जाकर ये किस तरह से ट्रांसलेट होता है इनटू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये बहुत सीरियस बात है। क्योंकि और पैराग्राफ 7 में जब आप ये बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो है इंस्टीट्यूशंस में और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बगैर कोई भी इदारा जो है वो अपने सही तरह से काम नहीं कर सकता। तो ये जो पैराग्राफ 6 और 7 सुप्रीम कोर्ट को जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बारे में बहुत सीरियस ये ऑब्जर्वेशन हैं। और फिर वहाँ पे वो देखें आगे जो है ना, आगे मतलब लुबे लुबाब मैं कहते हैं, तो वैसे पैरा 7 पढ़ देता हूँ क्योंकि तर्जमे में थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो एसेंस है वो उस तरह से नहीं आता है ना। It is long overdue that every institution acts transparently and responsibly. कि ये एक तवील अरसे से जो है ना वो हम पे कर्ज है कि जो तमाम इदारे हैं वो शफाफ अंदाज में ज़िम्मेदारी के साथ काम करें। एंड व्हेन रॉन्ग इज़ डन इट इज़ इनकम्बेंट टू एक्नॉलेज इट। और जब कोई गलती हो जाए तो हमें उसका इतराफ़ करना चाहिए। इग्नोरिंग रॉन्ग डूइंग्स और ऑफरिंग अ बेयर डिनाइल ऑफ इट व्हेन द फैक्ट सजेस्ट अदरवाइज, जबकि हक़ाइक़ जो हैं बिल्कुल उसके बरक्स हों और आप अपनी इन गलतियों को, रॉन्ग डूइंग्स को, ये गलती तो नहीं, बदअमालियाँ रॉन्ग डूइंग्स जो हैं उनको आप जो है ना जो वर्ड पैराग्राफ बिल्कुल सिर्फ इग्नोर करते रहे, वो बदअमाली कोई जाहिर करता है। यानी कि उनकी ऑब्जर्वेशन जो है चीफ जस्टिस साहब की is to have lived a lie and perpetuated it. It is also against the interest of the public whose taxes fund all public institutions. मतलब यही कि अवाम के पैसे के ऊपर ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस चलते हैं और इस तरह से हम जो ये करते हैं और किया जाता रहा है वो एक गलती है। गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन अपनी उन बदअमालियों को जो है उसे सरफ नज़र नहीं करना चाहिए। ये जो है पैराग्राफ कह रहा है, इफ़ इंडिविजुअल्स बिगिन टू ओवरशैडो द इंस्टीट्यूशंस
they work in, they cause irreparable harm, diminishes their institution, and render them as their alter ego. ओए होए, अगर इदारे के अंदर काम करने वाले शख्सियात फ़र्द जो हैं वो इदारों को ओवरशैडो करते रहेंगे और अपन उससे इदारों को ना सिर्फ ये कि नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचता है इदारों को, बल्कि वो उनकी ईगो की कुर्बानगाह जो है उसके ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं, अपनी अना की कुर्बानगाह बना दिया जाए। यार ये तो साहब ये जो लैंग्वेज है और ये मैं आई डोंट हैव एनी वर्ड टू एक्सप्लेन कि ये किस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे आगे जाकर। ये एक ऑर्डर है जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से आया कि जी फैज़ाबाद धरना केस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दी है, उसका नोटिफिकेशन भी है। उसके बावजूद अब अगर आप पिछले पैराग्राफ्स में देखें, उन्होंने कहा कि जो पिछले थे जिन्होंने नहीं अमल किया, अमल दरामद किया, वो जा चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स भी चेंज हो चुके हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 8 में। लेकिन उससे पहले जिस तरह से अगर आप पैराग्राफ 6, 7 और 8 को एक कलेक्टिव रीडिंग देंगे तो वो जो नीचे लिखा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे कि इंडिया में आप लेकिन वो ये कहते हैं कि ऑर्डर कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो के जो अदालती फैसले हैं वो आर्टिकल 89 और 190 के तहत 189 और 190 के तहत उसके तहत तमाम एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल अथॉरिटीज शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उन आइन के तहत ये उनके ऊपर पाबंदी लाजिम है, और अगर जो नहीं पाबंदी करता तो फिर हम उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो जब 2019 के अंदर जब इलेक्शन कमीशन कोई और था, सेक्रेटरी दिफा और था, फलां कुछ और था, तो वो नहीं रहे अब, तो हम जो है वो कंटेम्प्ट की पावर्स इस तरह से कि वो जो लोग मौजूद नहीं हैं और जो मौजूदा हैं उनके ऊपर आयद करें, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। और फिर ऐसी सूरत में जबकि रिव्यू आ चुके हों तो एक रीज़न चलें मिल जाती है। अब जबकि ये रिव्यू जो है ये डिसमिस हो चुके हुए हैं, तो अब इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर अमल दरामद लाजिम है, और इसके लिए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं वैसे ही जिन्होंने 5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपने ओहदे पर रहे, सुप्रीम कोर्ट को मैनिपुलेट किया, देखें मतलब मुझे अजीब सी बात लग रही है कि वो फाजिल जज साहिबान जिन्होंने ये मुकदमा फिक्स नहीं किया, वो एग्जीक्यूटिव के अहलकार जिनके सामने ये मौजूद था, उन्होंने बहाना बनाया रिव्यू पड़ा हुआ तो हम अमल दरामद नहीं करेंगे। अब अदालत जो है वो इतने 5 साल के बाद अब क्या किस को सज़ा देती फिर है, ये क्या बात हुई? देखिए एक चीज़ आपको ज़रूर जहन नशीन रहनी चाहिए आपको कि ये 2 मेंबर बेंच का एक फ़ैसला है, और ये आर्टिकल 186 की 184(3) की जो पिटीशन थी उसके तहत ये फ़ैसला हुआ था, और उसके बाद किसी भी जानिब से किसी भी फोरम से उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कभी भी कोर्ट को रुजू ही नहीं किया गया। कि आज भी जैसे हम ढेरों फैसले देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले हैं जो कि वो एग्जिस्ट करते हैं, कागज़ों पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन, सेटिंग द लॉ इनटू मोशन किसी की तो जिम्मेदारी थी। मेरी अपनी राय मुख्तलिफ है फैज़ाबाद धरना जजमेंट। चलें अब जबकि ये आ चुके, वो बिल्कुल आपकी राय जो भी हो उसके ऊपर, लेकिन अब जो फैक्ट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को फाइनलिटी मिल गई जी। वो तो पहले भी थी जी, हो गई, पहले भी थी नहीं, अब तो हो गई ना, रिव्यूज़ डिसमिस हो गए, वापस ले लिए जो लोग कह रहे थे, तो अब जो है वो एक कमीशन बना दिया गया, इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दिया गया। तो ये क्या बात हुई? मतलब अब सुप्रीम कोर्ट 204 की पावर इस्तेमाल नहीं करना चाहती है, तो अब एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया। 187 की पावर भी नहीं इस्तेमाल करना चाहती। देखें अगर आप ये भी तो वो कहती कि ये अब ये उनका काम था वफाकी इदारों का, तो कर रहे हैं, तो चलें देखते हैं क्या करते हैं। चीफ जस्टिस साहब जो हैं जहाँ बहुत कुछ हाईलाइट कर रहे हैं, गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ आपको डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी भी इन्हीं पैराग्राफ में नज़र आती है, और उस डॉक्ट्राइन नेसेसिटी को भी हम किसी ना किसी तरीके से नज़रिया ज़रूरत भी इस्तेमाल हुआ है यहाँ
कि जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन के बाद एक इंक्वायरी कमीशन, और हम आपके साथ बहुत से प्रोग्राम्स में ये बात हम कर चुके हैं कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी के एक्ट 2017 के तहत जितने भी कमीशंस बने हैं उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हमूदुर रहमान कमीशन। ये कमीशंस की रिपोर्ट्स होती हैं, किस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस तरह से अब इस बात से सरफ नज़र कुछ जजमेंट में क्या लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भी अदालत का भी लग रहा है कि वो सिर्फ ये चाह रही है कि ये बात हो कि जो सच्चाई थी 2000 वो फैज़ाबाद धरना के दरमियान में दौरान कि कौन थे उसके परपरेटर्स, कंडक्टर कौन था, ये तो कम से कम सच्चाई तो अवाम के सामने आ जाए ना, ताकि सजा जजा तो फिर बाद की बात है, वो फिर अवाम फैसला करें। नहीं, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी बहुत सी सच्चाइयाँ सामने आई थी। हाली सच सामने आ जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कितने अच्छा कौन सी ऐसी बात है। लेकिन जो कमीशन के ट्यूअर हैं उसमें यह है कि वो जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ क्या कानून कार्रवाई की जा सके वो भी सजेस्ट करेगा। वो सजेस्ट करेंगे ना, जिस तरह के 5 साल से एक सुप्रीम कोर्ट का गलत या सही फैसला कागजों में मौजूद है, उस पर अमल नहीं हुआ, जिसके ऊपर तो आप कह रहे हैं कि कमीशन की रिपोर्ट पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाए, ये मेरी राय है। चलें जी, इनकी राय से इख्तलाफ करना मेरा हक है, और मैं इस बात पे बिल्कुल ये देखता हूँ कि जनाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला जो है, अगर इसको देखा जाए तो फिर इसी फैसले के अंदर लिखा है कि जो पिछले माजी के 3 वाक़यात जो थे बड़े इस तारीख़ के थे, उस फैज़ाबाद धरना केस के अंदर उनका अहाता किया गया था। एक 12 मई का था, 12 मई का जो कत्ल आम हुआ था कराची के अंदर। फिर उसके बाद जो है जिस तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मौके लहराए थे उस वक्त यहाँ पे उसके बाद 2014 का जो धरना हुआ था और 128 दिन, और फिर वहाँ पे पार्लियामेंट पे हमला हुआ, फिर पीटीवी के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया गया था, और वहाँ पे जो रियासती एहलकार थे उनकी खूब धुनाई और पटाई की गई थी, उसके भी महरक़ात नहीं सामने आए थे, उसके क्या महरक़ात थे। और फिर उसके बाद जो है वो ये फैज़ाबाद धरना हुआ जिसमें लोगों के बुनियादी हकूक़ इन्वॉल्व हैं कि 2 शहरों के दरमियान कम्युनिकेशन रोक दी गई, लोग वकील अदालतों में, लोग हॉस्पिटल्स में, बच्चे स्कूलों में, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्सेस टू जस्टिस और बहुत सारे राइट्स नक्ल हमल के जो है वो शहरों के वो हुए। और इसके अंदर भी ये लिखा है कि अगर इन वाक़यात के हवाले से कोई हम कर लेते कुछ चीज़ तो शायद ये 9 मई के वाक़यात ना होते। ये पहली मरतबा इस ऑर्डर के अंदर ये लिखा गया है कि फिर शायद हम ये मुल्क 9 मई जैसे वाक़यात जो है ना देख सकते। ये आधा सच है मेरी नज़र में, पूरा सच तो हमें बोलते हुए भी थोड़ा सा हम भी डरते हैं सर, हर बंदा, हर इदारा। चलें जी, आप डरें, लेकिन नहीं, हमसे मुराद ये है बतौर कौम हम पूरा सच बोलना भी नहीं चाहते और पूरा सच सुनना भी नहीं चाहते। शराय दस्तूर से AQS लाइव से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए।